नमस्कार दोस्तों, शोध की इस रोचक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्सेप्ट मैपिंग आपसे डिस्कस करेंगे, अवधारणा मानचित्रण। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग है क्या? कॉन्सेप्ट मैपिंग एक सामान्य विधि है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या समूह को किसी विषय के बारे में विचारों को चित्रात्मक रूप में वर्णन करने में मदद मिलती है। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अवधारणा का मानचित्रण, अवधारणा का जो है उसको एक रूप प्रदान करना, एक अमूर्त चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्या है? अपने आप में अमूर्त है, उसको मूर्तता दी जाती है। और कॉन्सेप्ट मैपिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैप कोई रास्ता होता है कहीं तक पहुंचने का। एक मैप के द्वारा आपको डेस्टिनेशन का पता चलता है। तो ये डेस्टिनेशन वास्तव में क्या हो सकता है? देखिए, कभी कभी जो कार्यक्रम है उसी को समझना कि कोई कार्यक्रम, सरकारी कोई कार्यक्रम है या कोई बड़ी परियोजना है, उसके विभिन्न चरण हैं, कैसे वो पार हो रहे हैं। तो एक चरण से दूसरे चरण तक जाने के लिए आपको किसी तरह की रोड मैप की ज़रूरत है। वैसे ही कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात कही जाती है। तो कई बार प्रक्रिया के लिए या प्रक्रिया के जो परिणाम हैं, आउटकम हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे मेंटल मैपिंग भी कहते हैं और इसे कॉन्सेप्ट वेबिंग भी कहते हैं। तो कोई अलग नाम नहीं है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट मैपिंग को ही अभिव्यक्त करती हैं। आइए ये वास्तव में इसको और चर्चा और विस्तृत रूप से जानते हैं। ये वास्तव में एक समूह प्रक्रिया है, एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो निश्चित ऐसे सभी स्थान जहाँ पे शोधकर्ताओं का समूह कार्य कर रहा है, वहाँ के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग एक बहुत ही उपयोगी अवधारणा हो सकती है। एक अच्छा टूल हो सकता है, प्रैक्टिकल टूल हो सकता है। और यह एक संरचित दृष्टिकोण का उपयोग करता है, एक फोकस्ड वे में, एक फोकस्ड अप्रोच में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ये एक होता है कि रैंडम, कि जैसे किसी भी कोई नियम विशेष नहीं है। यहाँ यह एक व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, एक इसमें आप स्टेप डिफाइन कर देते हैं, पहले ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। तो इससे एक सहजता से आप उस पूरी अवधारणा को बहुत अच्छे से सबके सामने रख सकते हैं। तो निश्चित इसमें एक प्रशिक्षित सूत्रधार या फैसिलिटेटर की ज़रूरत होती है। अवधारणा मैपिंग का जो तीसरी बात है वो ये है कि इसमें मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों से इनपुट लिया जा रहा है। तो इनके विश्लेषण का करते हुए हम, उद्देश्य ये होता है कि एक कुछ कॉमन चीज़ निकल कर सामने आए या कुछ ऐसी कॉमन बातें निकल के आएँ। वो एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल मेथड की ज़रूरत होती है। और विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग में क्या है, इसको हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की। अब इसके चरण के बारे में बात कर लें। सबसे पहले होता है कि आप परियोजना तैयार करते हैं और इसमें 3 चीज़ें की जाती हैं। जब भी आप प्रिपरेशन फेज़ की बात करते हैं तो इसमें ये सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिभागी इसके कौन होंगे, कौन से लोग हैं जो इसमें भाग लेंगे। देखिए, स्टेक होल्डर्स या हितधारक सैकड़ों हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं, लेकिन सभी को स्टडी में शामिल करना एक तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि उनमें से 10 से 20 लोगों का एक छोटा समूह ले लिया जाता है और उसके बाद उनको एक पर्टिकुलर फोकस विकसित करना, मतलब ताकि वो केंद्रित रहें कि क्या है जो हमें, किस पर काम करना है। तो क्या हमें समस्याओं को या उपचार पे काम करना है या समस्याओं पे काम करना है, उसको परिभाषित करना है ठीक तरीके से लेकर जो भी कोई कार्यक्रम है उसके अपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं, उनकी मैपिंग करने तक। तो एक
फोकस्ड वे में इसको कार्य को कराया जाता है। तो पहले तो प्रतिभागियों का चयन किया जाता है और उसके बाद एक फोकस के साथ एक किसी विषय विशेष वस्तु को केंद्र में रखकर आगे बढ़ा जाता है। और तीसरी बात है कि इसके लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम या शेड्यूल विकसित करना, ये भी इसके पहले ही चरण का एक भाग है। फिर हम दूसरे फेज़ में आते हैं जिसको जनरेशन फेज़ कहा जाता है, विचार निर्माण। जनरेशन फेज़ में सभी प्रतिभागियों से कहा जाता है कि वो स्टेटमेंट्स का बयान या स्टेटमेंट्स, अलग अलग स्टेटमेंट्स दें, ठीक है, वाक्य के तरह से किसी चीज़ को उस जो भी फोकस में है, जो भी आपके का केंद्रीय विषय है, वो एक सामाजिक समस्या हो सकता है, वो एक स्थिति हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, कुछ अपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो विचार मंथन करिए और स्टेटमेंट दीजिए अलग अलग तरह के। तो इससे क्या होगा कि ऐसे 200 कथन उत्पन्न कर रहे हैं। 200 का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले के समय में सॉफ्टवेयर की कुछ लिमिटेशन हुआ करती थी कि 100 कथन से ज़्यादा एनालाइज नहीं कर सकता, तो उस समय ये गाइडलाइन दी गई थी कि 200 कथन तक उत्पन्न कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे इन कथनों का करेंगे क्या? जैसे 20 लोग हैं तो 200 कथन, यानी हर व्यक्ति जो है 10-10 कथन करेगा तो भी 20 कथन, 200 कथन हो जाएंगे। तो इस तरह से मान के चलिए कि 200 कथन आपके पास हो गए। अब आप इन कथनों को क्या करेंगे? इन कथनों को आप, ये जो कथन हैं या बयान हैं, इनको आप इनके ढेर बनाएंगे। जो एक जैसे वाक्य हैं, जो एक जैसी बातें हैं, उनको हम एक ढेर बनाकर उसका एक अलग ढेर बना लेंगे और ऐसे ही अलग अलग तरीके के से हम जो भी हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं उनको हम इस तरह से समराइज़ कर लेंगे। जैसे पहले हमारे पास 200 अलग अलग स्टेटमेंट थे, अब शायद जब हम स्ट्रक्चरिंग कर लें तो हमारे पास ये 200 किन्हीं 10 या 15 वर्गों में सिमट कर रह जाएं, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात हो गई कि जो प्रत्येक स्टेटमेंट दिया गया है इसकी हम रेटिंग करते हैं। रेटिंग करने का अर्थ इससे है कि जो हमारा केंद्रीय विषय है, उस केंद्रीय विषय से ये जो स्टेटमेंट है वो कितना महत्वपूर्ण है, हम ये पूछते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमें व्यक्ति की जो है वो उसके बारे में जानना है, तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जाने की जो कि हमें जो उस तक पहुंचाने में, समझाने में मदद कर सके, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम किसी लेखक के बारे में जानना चाह रहे हैं और वो लेखक जो है वो एक ख़ास तरीके के जैसे जासूसी उपन्यास लिखता है। तो लेखन की तो बहुत सारी विधाएं हैं। तो जैसे ही जासूसी आएगा वैसे ही हम उस जॉनर के आगे 5 लिखेंगे, क्योंकि वो उस व्यक्ति को, उस राइटर को डिफ़ाइन करता है। और शायद रोमांटिक चीज़ वो उतना न लिखता हो तो रोमांटिक के आगे हम लिखेंगे 1, कि वो शायद उतना अपेक्षाकृत वो महत्वहीन है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं लिखता, वो ज़्यादातर जासूसी चीज़ें लिखता है। तो स्ट्रक्चरिंग जो है उसमें हम एक तो कथनों को हम जो है उनको हम अलग अलग उनके ढेर बना लेते हैं, समान तरह के कथनों को का एक साथ उनके और दूसरा उनकी रेटिंग कर देते हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व है, जिसमें मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग के द्वारा हम प्रत्येक कथन का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल उसका प्रयोग करते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। देखिए हमने जितने भी हमारे जो कथन हैं उनको हम ऐसे फैलाकर सारे कथनों को लिख लिया।
और जो कथन आप जो काफ़ी पास हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत पास हैं, तीसरा, चौथा, 51, 52 और 91। ये जो हैं ये हमारे ढेर जो हमने बनाए हैं वो कैसे कंपेयर किया था और एक जैसी चीज़ों को साथ में रखा, तो वैसे ही ये पॉइंट्स भी पास रख दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। उसमें आप रैंकिंग दे सकते हैं उन कौन सी चीज़ें कैसी हैं। ये सब बड़ी ही आजकल बहुत ही आसानी से ये सब किया जा सकता है। तो इससे हम मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग करते हैं और ऐसे पॉइंट्स को एक ढेर के रूप में लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा चरण होता है वो क्लस्टर एनालिसिस का होता है। और क्लस्टर एनालिसिस में हम इसी में देखिए, जैसे ये क्लस्टर्स बन गए स्टेटमेंट से, हमने सबको एक एक नाम दे दिया है, एक लेबलिंग दे दिया है। तो ये एक क्लस्टर के रूप में ये आप देख सकते हैं, ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्लस्टर मैप फॉर योर कंट्री एल्डरली प्रोजेक्ट। तो ये कुछ एल्डरली प्रोजेक्ट से संबंधित है, वयोवृद्ध लोगों के ऊपर कोई प्रोजेक्ट है। तो इसमें देखिए बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। कॉस्ट ऑफ केयर, कितना खर्च आएगा, किन कारणों से व्यक्ति जो है वो किस तरह की प्रॉब्लम्स एल्डरलीज को होती है, लैक ऑफ सुपरवाइज्ड केयर या फैमिली इश्यूज़, अब्यूज़, आउटरीच, स्टीरियोटाइपिंग। तो ये देखिए इसके सारी चीज़ें, सोशल नीड, प्रिपरेशन फॉर एजिंग, ये फियर एंड हेल्पलेसनेस, ये कुछ बातें हैं, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो एल्डरली से रिलेटेड हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट मैपिंग कितना यूज़फुल है टेक्निक के रूप में। तो क्लस्टर एनालिसिस किया जाता है और इसके बाद पांचवा जो चरण है वो इंटरप्रिटेशन का है। इसमें जो फैसिलिटेटर है वो विभिन्न मानचित्रों के लिए स्वयं के लेबल और व्याख्याओं को विकसित करने के लिए हितधारक समूहों यानी कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ काम करता है। और आखिरी में इनका यूटिलाइजेशन, इन मानचित्रों का उपयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कार्यक्रम के संचालन के लिए कि कोई चीज़ को हमें कैसे आयोजित करना है उसमें भी हम देख सकते हैं, और कार्यक्रम के परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये 6 स्टेप्स हैं इसमें। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट से पहला फेज़ है, और उसके बाद जनरेशन ऑफ आइडियाज़ जिसमें आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं, फिर स्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडियाज़ जिसमें आइडियाज़ के पाइल बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के ढेर, और इनकी रेटिंग की जाती है। एक एक स्टेटमेंट्स को आप रेट करते हैं और अकॉर्डिंगली सिमिलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स के आप ढेर बनाते हैं। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग और क्लस्टर एनालिसिस का प्रयोग करके आप मैप बना लेते हैं। फिर इस मैप का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इस मैप का मतलब क्या है, ये मायने क्या है, कौन सा मैप, कौन सा पीस किस पीस को से रिलेटेड है, और इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अवधारणा मानचित्रण के चरण हैं। आपको आशा है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में आपकी को कुछ आइडियाज़ लगे होंगे। ये एक छोटा सा प्रयास है आपको रिसर्च के बारे में बहुत कुछ बताने का। आप बहुत बहुत धन्यवाद।